नमस्ते। एक विवाद शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल से और विवाद को शुरू किया है नरेंद्र मोदी सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने, जो खुद पश्चिम बंगाल से हैं। ये विवाद बहुत दिलचस्प है और एक साथ समाजशास्त्र, राजनीति और साहित्य, ये तीन विषय को एक साथ समेटता है और मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए और बात काफ़ी हो रही है। हालांकि इसकी ज़्यादातर बातचीत पश्चिम बंगाल में हो रही है। बांग्ला जो लोक विमर्श है, बांग्ला जो पब्लिक स्फीयर है, वहाँ इसकी बात ज़्यादा हो रही है। हिंदी का जो पब्लिक स्फीयर है वहाँ पर इसकी चर्चा अपेक्षाकृत कम हो रही है। हालांकि जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो आप जानते हैं कि भारत के शीर्ष साहित्यकारों में उनकी गिनती है और हर व्यक्ति जानता है कि भारत को साहित्य में जो एकमात्र नोबेल प्राइज़ मिला है वो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है। तो ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको लेकर हुए विवाद में हिंदी भाषी क्षेत्र ही नहीं बल्कि तमाम मराठी से लेकर तमिल और तेलुगु और पंजाबी से लेकर आपको उड़िया सबकी दिलचस्पी होनी चाहिए। लेकिन ये जो विषय है इसकी ज़्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल में हो रही है। मैं इस चर्चा का कुछ हिस्सा आपके पास लेकर आना चाहता हूँ और ये क्या विषय है और इसको लेकर जो विवाद है वो क्यों है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बुनियादी जानकारियाँ और कुछ ऐतिहासिक तथ्य अपने बुक के रेफरेंस के साथ और एक डिटेलिंग के साथ आपको रखना चाहता हूँ, ताकि जब ये विवाद बढ़े तो आपको पता हो कि आप इस विवाद को किस तरह से देखें, किस नज़रिए से देखें। विवाद क्या है? जो मोदी सरकार के मंत्री हैं, सुभाष सरकार शिक्षा राज्य मंत्री, उन्होंने एक समारोह में एक वक्तव्य के दौरान ये कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो रंग था वो सांवला या काला था, जिसकी वजह से उनको परिवार में उतना सम्मान, लाड़, प्यार नहीं मिला। आगे वे कहते हैं सुभाष सरकार केंद्रीय मंत्री कि रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी माँ भी गोद नहीं लेती थी। आमतौर पर जो सांवले बच्चे के साथ जो एक भेदभाव होता है परिवारों में, ये भेदभाव रविन्द्रनाथ टैगोर को झेलना पड़ा। और इसी क्रम में आगे कहते हैं कि इसके बावजूद वो किस तरह से जीवन संघर्ष में वो आगे बढ़े। ये उनका कुल वक्तव्य है। इसको लेकर आलोचनाएं क्या हैं? आलोचना तो ये है सबसे ज़्यादा कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उनके चमड़े का रंग कैसा था, उनकी चमड़ी का रंग कैसा था, इस पर क्यों बात होनी चाहिए। साहित्यकार हैं, उनकी साहित्य पर चर्चा हो, वो क्या लिखा है उन्होंने, क्या कविताएं लिखी है, क्या उपन्यास लिखा है, क्या कहानियां लिखी हैं, उन पर कैसी फिल्में बनी हैं, जो कविताएं हैं उनका अनुवाद कैसा हुआ है, ये सारी बात होनी चाहिए। उन्होंने जो लिखा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। रविंद्रनाथ के चेहरे का रंग कैसा है, इस पर विमर्श और विचार का क्या मतलब है, ये मुख्य आलोचना है सुभाष सरकार के केंद्रीय मंत्री के उस वक्तव्य का जो रविन्द्रनाथ टैगोर को लेकर उन्होंने जो वक्तव्य दिया है। ये सभी अखबारों में लगभग छपा है, सारे बड़े अखबारों में, इंग्लिश में सब जगह छपा है, चैनलों पर भी इसकी चर्चा है। बंगाल में तो आप देखेंगे और टेलीग्राफ से लेकर सब जगह ये बयान उनका प्रकाशित हुआ। इसका जो विवाद है ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर, सारे बड़े न्यूज़ आउटलेट्स पर इसकी चर्चा है कि रविन्द्रनाथ के चेहरे का रंग और माँ द्वारा उन्हें पर्याप्त प्यार न मिलना और इसके बावजूद उनका एक महान व्यक्तित्व कैसे खड़ा हुआ है। ये कुल मिलाकर ये जो विवाद है वो इतना सा है। यहाँ पर आप रुक सकते हैं कि भाई ठीक है, एक व्यक्ति ने, एक केंद्रीय मंत्री ने एक बयान दिया, उसकी मुझे आलोचना करनी है, समर्थन करना है और मैं यहाँ पर इस विवाद से दूर हो जाता हूँ, ये आपकी चॉइस है। लेकिन इस विवाद को अगर आप रविन्द्रनाथ के पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व के साथ जोड़कर देखना चाहते हैं, तब इस जो आज की अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ, इसमें आपके जुड़े रहने का मतलब है। वरना यहाँ पर आप इस विवाद को अंत मानकर, हालांकि अंत होगा नहीं, अभी इस पर चर्चा और होगी और कहीं ना कहीं आप तक ये चर्चाएं पहुँचेंगी, तो आप अगर आपकी और दिलचस्पी है तो कृपया इस चर्चा में आप जुड़े रहें। तो देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो साहित्य है उसको किस रूप में देखा जाए, इसकी कुछ मेथोडोलॉजी, कुछ विधाएं हैं। किसी भी व्यक्ति के लेखन को कैसे देखें? एक व्यक्ति ने एक कुछ लिखा, उस लेखन को आप उस व्यक्ति से अलग करके देख सकते हैं। तो वो व्यक्ति क्या है, कुछ है नहीं मालूम, एक्स ने लिखा होता,
तो भी वही बात है, वाई ने लिखा तो भी वही बात है, मुझे उसके लिखे से मतलब है, मुझे उस व्यक्ति से मतलब नहीं है। एक तरीका तो ये है। लेकिन समाज शास्त्रीय तरीका ये है, सोशियोलॉजिकल तरीका, मेथड ये है कि उस व्यक्ति के जीवन के साथ किस कालखंड में वो व्यक्ति रहा, किस समाज में जिया, किस धर्म का व्यक्ति है, किस पंथ का व्यक्ति है, किस जात के व्यक्ति है, इन सारे चीज़ों के साथ उसके लेखन को पढ़ें कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, उन्होंने ऐसा ही क्यों लिखा, और उन्होंने इसके अलावा कुछ क्यों नहीं लिखा। अगर इन सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं तो आपको व्यक्ति का और उस समय का जो इतिहास है जहाँ पर उनका लेखन सिचुएट है उसको देखना चाहिए, तभी आप उसको सही ढंग से देख सकते हैं। किसी व्यक्ति के लेखन को देखने का एक ये समाजशास्त्रीय नज़रिया है कि किसी व्यक्ति को का जो लिखा हुआ है उसको उस व्यक्ति की बायोग्राफी के साथ, उस समय का जो एक हिस्ट्री है उसके साथ उसको देखें। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व को पर मैं पहले हिस्से में चर्चा करूंगा, और दूसरे हिस्से में कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गोरा नाम का अपना उपन्यास क्यों लिखा, जो उनकी सबसे चर्चित कृति है, जिसकी दसियों लाख कॉपीज बंट चुकी है। आप में से ज़्यादातर लोगों के पास ने उसको देखा होगा, खरीदा भी होगा। रेलवे स्टेशन से लेकर हर जगह वो गोरा नाम की जो उनकी किताब है वो मिलती है, बहुत चर्चित उनकी वो किताब है गोरा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का पहला तो मैं उनके जीवन, उनके परिवार के बारे में बताऊंगा, और दूसरे हिस्से में कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गोरा नाम का उपन्यास क्यों लिखा, उसका नाम गोरा क्यों रखा, और उन्होंने उस उपन्यास में धर्म, जाति और चेहरे के रंग को लेकर किस तरह सा का विमर्श खड़ा किया। ये असल में पूरा उपन्यास ही जाति, धर्म और चेहरे के रंग को लेकर ही खड़ा उपन्यास है गोरा। आप में से जो लोगों ने पढ़ा होगा वो जानते होंगे, उनके लिए मुझे कुछ नहीं बताना है, लेकिन जो न जानते हों उसके बारे में मुझे आपको ये बताना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का परिवार क्या परिवार है, आप उसको अगर इतिहास देखें तो पश्चिम बंगाल या अब का जो बांग्लादेश मिलाकर जो बंगाल बनता है उसके इतिहास में आपको जाना पड़ेगा। बंगाल जो है वो, अगर आप, मैं इसको शुरुआत करता हूँ आपको 8वीं या 9वीं सदी का जो बंगाल है वो उस समय पाल वंश का शासन था, बौद्ध शासन था, और बुद्धिज़्म का बहुत बड़ा सेंटर जो बंगाल है, यूनाइटेड बंगाल है, वो रहा है। और आप पाएंगे जो लोग बंगाल के हैं वो जानते हैं कि कितने सारे बड़े बड़े वहाँ पर बौद्ध स्तूप, विहार, इवन जो बिहार है, जो विक्रमशिला वगैरह, ये बंगाल का ही हिस्सा था, बल्कि वो सीमा और आगे तक जाती है। तो बिहार वगैरह के भी जो बुद्धिस्ट साइट हैं वो पाल वंश का शासन, क्योंकि काफ़ी आगे तक, बल्कि इधर लखनऊ तक का विस्तार था, वो बुद्धिस्ट शासन था, बौद्ध शासक थे पाल वंश। आप लोगों ने 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास के इतिहास तक में सब लोगों ने ये पढ़ा होगा कि पश्चिम बंगाल का पाल वंश, बुद्धिस्ट शासन। ये जो बुद्धिस्ट शासन है, जब तक वहाँ पर सारी जनता भी बुद्धिस्ट थी, शासक भी बुद्धिस्ट थे, ये बंगाल के इतिहास का एक महत्वपूर्ण कालखंड है। लेकिन 9वीं सदी आते आते वहाँ पर एक बार फिर से जो हिंदू या ब्राह्मण धर्म, जो भी आप उसको कहें, या सनातन धर्म, उसकी वापसी होती है। बल्लाल सेन ने वो तख्ता वहाँ पर सत्ता बदलती है, और पाल वंश का शासन खत्म होता है और सेन वंश शुरू होता है। सेन वंश भी आप लोगों ने 10वीं तक में सबने पढ़ा होगा कि बंगाल में फिर पाल वंश के बाद सेन वंश आता है। अब सेन वंश का जो शासन है वो लगभग 300-400 साल के आसपास चलता है। फिर वहाँ पर आता है कौन, और तुर्क और जो मंगोल शासक हैं वो आपको पश्चिम भारत से होते हुए आपको बंगाल तक आते हैं। मुस्लिम जो शासक हैं वो आते हैं, और क्योंकि वो एक उथल पुथल का दौर है, बौद्ध शासन तक तो देखिए वहाँ पर इनविंसिबल था, वहाँ पर कोई बाहरी शासक नहीं आ पाता था। लेकिन जब हिंदू शासन वहाँ पर आता है, ब्राह्मण जो धर्म की पुनर्स्थापना जब होती है पूरे पूर्वी भारत में, तो फिर वही होता है जो कि राजा लड़ रहा है और उनके क्षत्रिय सैनिक लड़ रहे हैं। बाकियों के पास चूंकि हथियार पकड़ने के उनको धार्मिक अधिकार नहीं है, तो बाकी राजा लड़ता है, बाकी कोई नहीं लड़ता। इसलिए 400-500 भी हमलावर आते थे तो भारत में जीत कर ही जाते थे, मतलब उनके हारने का कोई इतिहास नहीं। लगभग जैसे कि हम हारने के लिए तैयार ही बैठे रहते थे, क्योंकि राजा और उनके सैनिक लड़ते थे, जनता कभी भी विद्रोह में खड़ी नहीं होती थी। ये भारत के 2000 साल के इतिहास में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ जब पूरी जनता ने किसी बाहरी आक्रमणकारी आतताई के खिलाफ संघर्ष किया। तो मुस्लिम शासन आसानी से स्थापित हो गया, सेन वंश वगैरह सब खत्म हो गए। और उस समय जो वहाँ पर जो प्रभुत्वशाली जातियाँ थी, उन्होंने धीरे से इस्लाम की तरफ अपना रुख कर लिया है। जब वहाँ शासक है, वहाँ से ज़मींदारियाँ मिलनी है, वहाँ से पावर मिलना है, दरबारी बनना है,
और उनके साथ रहने की सुविधा है, तो वो आपको उन्होंने धीरे से इस्लाम की तरफ पहला ट्रांजिशन हुआ है। क्रिश्चियन सबसे पहले, जो सबसे प्रभावशाली जातियां हैं वो क्रिश्चियन। तो ये जो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश का पूरा इलाका है, यहाँ पर आपको ये फिर इस्लाम और उसका शासन स्थापित होता है और शासक इस्लाम होते हैं। जनता जो है वो मुख्य रूप से वहाँ पर हिंदू है, थोड़े बहुत बौद्ध हैं, और हिंदू धर्म में भी जो नीचे की जातियाँ हैं बाद में उत्पीड़न वगैरह की वजह से वो इस्लाम की तरफ जाती हैं, और प्रभावशाली जातियों के लोग इस्लाम की तरफ जाते हैं शासन के करीब होने के लालच में या ज़रूरत से, ताकि उनको ज़मींदारियाँ मिली। तो आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में ज़मींदारियाँ सारी हिंदुओं के पास रही, जो या तो उनके करीब रहे, जो मुगल नवाबों वगैरह के उनके करीब वो ज़मींदारियाँ गई। तो उसी समय एक जो ब्राह्मण परिवार के एक व्यक्ति ने अपना धर्म बदला, उनका नाम पीर अली था, और वो जो वहाँ का एक बड़ी ज़मींदारी थी, अभी वो बांग्लादेश में है, कलकत्ता से बहुत पास है, जेसोर की जो ज़मींदारी थी उसमें वो नवाब के मंत्री बन गए, और पीर अली उनका नाम था। तो जो पीर अली हैं वो उन्होंने फिर जो उन्होंने जो बस्ती वगैरह बसाई उसका नाम पिराली था। तो वो उन्होंने ब्राह्मण से ट्रांजिशन लिया। ब्राह्मण भी बंगाल और बांग्लादेश का जो ब्राह्मण है वो भी बहुत यूनिक किस्म का है, क्योंकि पूरी आबादी बुद्धिस्ट हो चुकी थी। तो ब्राह्मण्स बाद में इधर कानपुर और कन्नौज के आसपास से 5 बड़े कुनबे वहाँ पर सेन वंश के द्वारा ले जाए गए, और उन्हीं 5 वंश में जो सारे बंगाली ब्राह्मण हैं उन्हीं 5 वंश के साथ खुद को जोड़कर देखते हैं, वहीं से उनका है। तो ये जो पीर अली थे ये दक्ष के साथ खुद को अपना वंश जोड़कर देखते हैं। अब आप कहेंगे कि ये सारी जानकारियाँ आप कहाँ से ले रहे हैं, तो मैं 4 मुख्य रूप से इसमें सोर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक कृष्णा कृपलानी की किताब है टैगोर अ लाइफ, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी है, टैगोर की ऑथेंटिक जीवनी मानी जाती है। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर अ लाइफ एडवर्ड थॉमसन की किताब है, काफ़ी चर्चित किताब है, 1991 में इसका नया रिप्रिंट भी आया है। तो एक ये है। इसके अलावा चित्रा देव की किताब है वीमेन ऑफ टैगोर हाउस, और चौथी किताब अरुणा चक्रवर्ती की जोड़ा सांको इसलिए क्योंकि आप जोड़ा सांको इस किताब का नाम क्यों है, जोड़ा सांको एक कलकत्ता के जो लोग हैं वो जानते हैं कि एक वहाँ एक प्रमुख कॉलोनी है, प्रमुख बस्ती है कलकत्ता का। तो ये जो पीर अली जब इस्लाम उन्होंने ले लिया, उनको एक लड़की से शादी भी करनी थी, मुस्लिम लड़की से, तो वो मुस्लिम बन गए ब्राह्मण से। अब उनके दरबार में 2 लोग थे, जो एक जयदेव और एक कामदेव। तो खान पान चूँकि साथ साथ हो रहा था, और इस वजह से बाकी ब्राह्मणों ने इन दोनों को धर्म से बाहर निकाल दिया कि भाई तुम अब हमारे धर्म में रहे नहीं, तुम कुछ भी खाते पीते हो, तमाम तरह के मांस वगैरह उनके साथ बैठते हो, खाते हो, साथ में खाते हो, तो तुम हमारे धर्म के नहीं हो, तुम जाओ, तुम्हारा अब जाति निकाला होगा। उस समय ये बहुत होता था, जाति से निकाल दिया गया। शुद्धि वगैरह का उन्होंने प्रयास वगैरह किया, सब कुछ करने के बाद अब उनके परिवार की लड़कियों की शादी नहीं हो। टैगोर परिवार के लड़कियों की अभी भी बंगाली ब्राह्मणों में शादियाँ बहुत कम होती है। शर्मिला टैगोर की भी शादी बाहर हुई, देविका रानी की भी शादी बाहर हुई। काफ़ी वहाँ पर जो टैगोर परिवार है, वैसे तो ब्राह्मण परिवार है, लेकिन उनकी शादियाँ आमतौर पर ब्राह्मणों में नहीं होती है। तो ये कामदेव और जयदेव जो हैं, इनके या परिवार की लड़कियों की शादी बाहर बंद हो गई, तो नहीं हो रही थी। तो एक भतीजी की शादी उन्होंने बहुत सारा दहेज वगैरह दे के एक ब्राह्मण जगन्नाथ कासुरी से उन्होंने शादी कर दी। अब जगन्नाथ कासुरी की शादी तो हो गई, जगन्नाथ कासुरी भी जात से निकाल दिए गए, भाई तुमने ये इन लोगों के साथ शादी कर ली है। तो इस तरह से एक कैटेगरी वहाँ बन गई पिराली ब्राह्मण, जैसे कान्यकुब्ज ब्राह्मण, सरयू पारिन ब्राह्मण, उसी तरह से नंबूदरी ब्राह्मण, उसी तरह से पिराली ब्राह्मण। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो पिराली ब्राह्मण है। ये आपको रविन्द्रनाथ टैगोर की तमाम सारी जीवनियों में आपको मिलेगा कि वो रविन्द्रनाथ टैगोर पिराली ब्राह्मण थे। अब ये पिराली ब्राह्मण साहब चूंकि जात से निकाल दिए गए, अब चूंकि जाति से बाहर हैं और एक तरह से धर्म से भी बाहर हैं, जाति नहीं है तो धर्म क्या है, तो एक एडवेंचरस वो प्रवृत्ति उनकी जगह कि बाहर जाकर अब हमारे पास समुद्र लांघने का बंधन नहीं, गंगा के उस पार जाने का कोई बंधन नहीं, तो हम अब निकल पड़ते हैं काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो इस परिवार के पंचानन जो हैं, पंचानन कासुरी, ये बांग्लादेश से चलते हैं और आकर, उस समय कलकत्ता बन रहा था,
जो अंग्रेज हैं वो आए थे और उन्होंने फोर्ट विलियम्स में अपना किला बनाया और गोविंदपुर, सुतानुती और ये तीन गांव मिलाकर कलकत्ता बन रहा था। तो इन्होंने ये आए और गोविंदपुर में अपना इन्होंने एक अपना घर वगैरह बना लिया और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम शुरू कर दिया। ये परिवार है रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो परिवार है वो यही वो कासूरी परिवार है जो पहले आपको कामदेव और जयदेव के साथ जो बना वो इस परिवार से हैं। तो बांग्लादेश के उस पार से ये लोग इधर आए और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर लिया। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर लिया तो पैसा आ गया, बड़ी से एक हवेली बनाई कलकत्ता में। आप जोरासांको हाउस देख सकते हैं, पुराने लगभग आज से 250 साल पहले रविन्द्रनाथ टैगोर का जो परिवार है उनकी जो हवेली है, बड़ी शानदार हवेली है। तो जब वो लोग आए यहाँ पर, तो चूंकि एक ब्राह्मण परिवार आया है, ये तो उनको लोगों को पता था भी नहीं भी था कि पिराली ब्राह्मण है, मतलब थोड़े नीचे कैटेगरी के ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, ठीक है। तो देवता को ठाकुर बोलते हैं, तो ठाकुर साहब आए हैं, तो ठाकुर साहब करते करते वो अंग्रेजों ने उसको ठाकुर का टैगोर कर दिया। टैगोर टाइटल आपको उस टैगोर परिवार के बाहर आपको पूरे बंगाल में, बांग्लादेश में नहीं मिलेगा। वो एक ही परिवार है जो टैगोर टाइटल यूज़ करता है, क्योंकि वो उनका जो पुराना टाइटल था बंदोपाध्याय, वो उनका रहा नहीं जब वो पिराली ब्राह्मण बन गए, मुसलमान मान लिए गए। तो ये परिवार जो है ये है, और इस बीच में चूंकि बहुत इंटरमिक्सिंग हुई, ये घुमा फिरा कर ये परिवार तमाम तरह के बच्चे गोरे काले वगैरह पैदा हुए इनमें। और रविन्द्रनाथ टैगोर का अपना रंग आप जानते हैं, जहाँ पर कि वो सांवले रंग के थे, जो वहाँ पर पश्चिम बंगाल में इस बात को सारे लोग जानते हैं कि वो सांवले रंग के थे। खैर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का परिवार बहुत प्रोग्रेसिव परिवार था, चूँकि अंग्रेजों के आसपास रहे तो इंग्लिश एजुकेशन बहुत पहले आ गया, ब्रह्मो समाज मानना शुरू कर दिया और अंग्रेज ऑलमोस्ट क्रिश्चियनिटी बन गई। तो एक तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर का जो परिवार है उसमें हिंदू ट्रेडिशन, मुस्लिम ट्रेडिशन और क्रिश्चियन ट्रेडिशन, ये तीनों एक साथ है। इसलिए उनके परिवार की जो लड़कियां हैं वो बिल्कुल मॉडर्निटी के साथ विदेश जाना वगैरह, जब मना था विदेश जाना, समुद्र पार नहीं कर सकते, उस समय ये हो चुका था। तो इस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर का परिवार जो है वो तीन धार्मिक ट्रेडिशन ऑलरेडी मान रहा था। अब इस रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी किताब, जो सबसे चर्चित किताब है, वो किताब लिखी गोरा। गोरा की कहानी क्या है? गोरा की कहानी पूरा बताऊंगा तो ये बहुत लंबा चल जाएगा। आप लोग इसको, गोरा तो आप खुद पढ़ सकते हैं, गोरा की किताब आपको पीडीएफ में, इंटरनेट वगैरह पे अवेलेबल है। किताब आपको सब जगह मिल जाती है, भारत के लगभग हर रेलवे स्टेशन पर एच व्हीलर्स वगैरह के पास ये किताब मिल जाएगी आपको। ऑलमोस्ट जैसे प्रेमचंद का गोदान है उतनी ही पॉपुलर, उससे ज़्यादा बिकी हुई किताब है। तो गोरा की कहानी ये है कि एक लड़का है कलकत्ता के बहुत संभ्रांत परिवार का, और उनकी माँ आनंदमयी है और पिता का नाम कृष्णदयाल है, ब्राह्मण परिवार है। और एक बिल्कुल गोरा चिट्टा, बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह का एक बच्चा वहाँ पर है, और धीरे धीरे वो जवान होता है और भारी गौरव से भरा हुआ कि ब्राह्मण परिवार, हिंदू, कलकत्ता का और संभ्रांत, तो ये परिवार है वो अपने श्रेष्ठता बोध का वो पूरी तरह से उसका शिकार है, और पूरी कहानी उस तरह से बढ़ती है। और लेकिन एक चीज़ उसके साथ बार बार होती है कि जब भी उसके परिवार में कोई भी धार्मिक संस्कार होता है, उसमें उसके पिता उसको बैठने नहीं देते हैं। बोलते हैं कि तुमने इंग्लिश एजुकेशन हासिल किया, तुम ब्रह्मो समाज वगैरह के साथ जुड़े हुए लोग हैं, तुमको हम इसमें नहीं बैठने देंगे। तो सब कुछ जब बहुत वो चौंकता है कि ये क्या बात है, मैं इजाज़त नहीं होगी तो किसको इजाज़त होगी, मतलब धार्मिक कृत्य वगैरह करने की। तो खैर एक बार वो अपने संबंधों वगैरह में, वो किसी संबंध में जाता है, रिलेशनशिप में जाता है, सब कुछ होता है, प्रायश्चित के लिए एक आयोजन करता है, ये यज्ञ टाइप का एक आयोजन करता है, तमाम ब्राह्मण पुजारियों वगैरह को बुलाता है, उनके खाने वगैरह की व्यवस्था होती है। तभी उसके पिताजी उनको बुलाते हैं और कहते हैं तुम ये नहीं कर सकते हो, ये धार्मिक कृत्य है, तुम इसको नहीं कर सकते। तो पूछता है क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे अधिकार है और करने का, हिंदू हूँ, क्यों नहीं करूँगा। ब्राह्मण आएंगे, भोजन करेंगे, और दिक्कत क्या है। तो बोलता है ना, तुम ये नहीं कर सकते हो, ये संभव नहीं है। ये मैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मेरे पास है, और बट नाउ आई सी दैट टू बी इम्पॉसिबल फॉर आफ्टर माई डेथ, हाउ कैन यू टेक पार्ट इन माई फ्यूनरल रिचुअल्स। तो ये भी कहते हैं कि नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं कि तुम प्रायश्चित वगैरह का ये आयोजन नहीं कर सकते हो, तुमको ये भी अधिकार नहीं है कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरा अंतिम संस्कार भी तुम करो। अब उसके कान और खड़े होते हैं, ये क्या बात है, मैं अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकता हूँ, पर क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं हिंदू नहीं हूँ, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तब उसकी माँ आनंदमयी कहती है, हाँ
तुम को मैं बेटे से ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन तुम हमारे बेटे नहीं हो। बोलता है माँ सचमुच मैं आपका बेटा नहीं हूँ? माँ बोलती हाँ ऐसा है कि हम लोग तुम्हारे माता पिता मतलब मैं और मेरे पति इटावा में उत्तर प्रदेश में एक समय तैनात थे, और उस समय 1857 के का विद्रोह हुआ, सिपाही विद्रोह हुआ, और उस सिपाही विद्रोह में एक रात को तुम्हारी माँ जो अंग्रेज़ थी वो हमारे घर आई। सिपाही जो है उनके पीछे पड़े हुए थे, तुम्हारे पिता की हत्या हो चुकी थी, और वो आई और गर्भवती थी, और वहाँ तुम्हारा जन्म हुआ, लेकिन तुमको हमने पाला पोसा और अपने बच्चे की तरह पाला, तुमको हम बहुत प्यार करते हैं। अब जो लड़का है उसका नाम गोरा है, उसका जो पूरी बुनियाद है उसके अहंकार की, पूरा जो उसका गौरव है वो मतलब एकदम से पूरा मिट्टी में मिल जाता है। मतलब जिसको कहते हैं धूल में गिर जाना, उसका जो पूरा अहंकार, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं संभ्रांत हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये सारा अहंकार उसकी माता और के साथ उसके छोटे से इस डायलॉग में, ये चैप्टर 27 है, आप लोग इसको जरूर देखिए, उस सारा का सारा वहाँ पर अब ज़मीन पर गिर जाता है। अब ये इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में इस तरह से आया है, इन अ सिंगल मोमेंट गोराज होल लाइफ सीम टू हिम लाइक सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्रीम। अब तक जो उन्होंने जिया था वो उसको एक सपने की तरह लगता है। द फाउंडेशन अपॉन विच फ्रॉम चाइल्डहुड ऑल हिज लाइफ हैड बीन रेज्ड हैड सडनली क्रम्बल्ड इनटू डस्ट। सारा कुछ उसका जो अहंकार, जो सारा कुछ उसके बचपन से लेके युवावस्था तक जो सारा कुछ उसकी बुनियाद जहाँ खड़ी हुई थी, वो सारा का सारा धूल में मिल जाता है। आगे वो बोलता है कि मैं क्या हूँ। ही हैड नो मदर, नो फादर, नो कंट्री, नो नेशनलिटी, नो लाइनेज, नो गॉड इवन। उसका ना भगवान है, ना उसकी कोई वंश परंपरा है, ना उसका माता है, ना पिता है, ना देश है, कुछ नहीं उसका। वो यहाँ पर अब वो पूरा उसका अस्तित्व ही एक तरह से पूरी तरह से खंडित हो जाता है। यहाँ पर लेकिन वो एक ट्रांजिशन लेता है, कहता है ठीक है यहाँ मैं अब कुछ नहीं हूँ, इसका मतलब सब कुछ हूँ मैं, मानवता ही मेरा सब कुछ है। इसके बाद वो अपने जो संबंध जो टूटा है उसके यहाँ जाता है और उसके पिता को बताता है कि अब मैं जो हूँ, अब मैं आज़ाद हूँ, अब मेरी बुनियाद है। अभी तक मैं कहीं जाता था तो किससे मिलना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना है, किसके साथ खाना है नहीं खाना है, ये सारा कुछ मुझे मेरे लिए अब तक ये सारे सवाल थे, अब ये सारे सवाल मेरे लिए अब सॉल्व हो चुके हैं। अब जो मैं हूँ, अब मैं एक संपूर्ण भारतीय हूँ। तो ये जो किताब लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ये वही व्यक्ति लिख सकता है जिसको कि धर्म, जाति, चेहरे का रंग, अब एक गोरे व्यक्ति का पूरा अहंकार रविन्द्रनाथ टैगोर 27वां चैप्टर जाते जाते मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये जो लेखन है, इस लेखन को आप रविन्द्रनाथ टैगोर के पूरे जीवन के साथ, उसके ऐतिहासिक घटनाओं के बिना अगर कोई पढ़ेगा तो उसको लगेगा कितनी अच्छी कहानी लिखी है। लेकिन ये कहानी का एक समाजशास्त्रीय संदर्भ है और मुझे लगता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस तरह से साहित्य नहीं पढ़ा जाता है, इस तरह से साहित्य नहीं पढ़ाया जाता है, ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना जो अपमान सहा, ब्राह्मण होते हुए भी अब्राह्मण होने का, मुसलमानों से करीबी की वजह से, उनकी वंश परंपरा की वजह से, पिराली ब्राह्मण जो बहुत नीच कैटेगरी का ब्राह्मण जिनको माना गया, उस परिवार का सदस्य, उस वंश परंपरा का सदस्य होने की वजह से जो अपमान बोध है, इसका वो एक तरह से प्रतिकार करते हैं गोरा उपन्यास में, जो उनकी सबसे महान कृति है। और उसमें वो ब्राह्मणों का अहंकार उनसे छीनते हैं कि नहीं, एक मानव होने के लिए इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, एक कंप्लीट एक व्यक्ति होने के लिए उसका एक मानव होना काफ़ी है। और देखो हमने इस अपने राइटिंग में उस गोरा का सब कुछ छीन लिया, लेकिन गोरा को सब कुछ मिल गया। गोरा न हिंदू रहा, न ब्राह्मण रहा, न संभ्रांत रहा, न इलीट रहा, वो आदमी बन गया। तो ये जो रविन्द्रनाथ के लेखन का जो एक शिखर है, जो उत्कृष्टता है, उसने गोरा उपन्यास को गोरा उपन्यास बनाया है। और इस लेखन ने रविन्द्रनाथ टैगोर को रविन्द्रनाथ टैगोर बनाया है। वरना तो हजारों लोग तमाम तरह की चीज़ें लिखते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो लेखन है, मुझे लगता है कि इस जो उनका एक ह्यूमनिस्ट अप्रोच है कि मैं धर्म की सीमा नहीं मानता हूँ, मैं देश की सीमा नहीं मानता हूँ, ये भी है। गांधी और जो गांधी नेहरू का जो नेशनलिज्म है, इससे जो आपको नेशनलिज्म की परिभाषा रविन्द्रनाथ टैगोर की वो बिल्कुल अलग है। वो
राष्ट्र की सीमाओं से ऊपर खुद को देखते हैं और इस वजह से राष्ट्रीय आंदोलन में उनको एक तरह से नकारा भी जाता है, रिजेक्ट भी किया जाता है कि ये किस राष्ट्र की बात कर रहे हैं जिसमें कोई सीमा ना हो। तो वो आप उनकी कविताओं वगैरह में भी आप देखेंगे बार बार कहते हैं कि मैं सीमा विहीन और बॉर्डर न हो ऐसे एक विश्व की कल्पना करता हूँ जहाँ सारे लोग मानवता के नाते एक दूसरे से जुड़े रहें। तो ये जो महानता उन्होंने अर्जित की है, ये महानता उनको उस परंपरा से मिली है जो पिराली ब्राह्मण होने की वजह से उनको हासिल हुई है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर इसमें फर्दर रीडिंग के लिए अगर मैं सजेस्ट करूं तो मैं आप चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले तो रविन्द्रनाथ टैगोर का उपन्यास गोरा पढ़ें। इंटरनेट पर भी फ्री अवेलेबल है। इसके अलावा वो बाकी सब जगह मिल जाएगा। कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ गोरा उपन्यास न मिले, उसको ज़रूर पढ़ें। किस तरह से उन्होंने हिंदू होने के अहंकार को तोड़ा, ब्राह्मण होने के अहंकार को तोड़ा और गौरवर्ण होने के अहंकार को तोड़ा। एक तो ये पढ़ें। कृष्णा कृपलानी की किताब टैगोर लाइफ मेरे ख्याल से आप लोगों को ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। और अरुणा चक्रवर्ती की जोरासां को भी अगर मौका लगे तो पढ़ लीजिए। और एक बहुत दिलचस्प किताब है चित्रा देव की जो किताब है वो आपको एक तरह से पूरी एक नई दुनिया खोल देती है, जो टैगोर परिवार की महिलाएं। ये किताब है वीमेन ऑफ टैगोर हाउस। तो इसमें आपको देविका रानी जो फिल्मों के एक समय की हिंदी फिल्मों की सबसे बड़ी स्टार थी, उन जिन्होंने अछूत कन्या में काम किया और वो कास्ट वगैरह क्वेश्चंस पर उन्होंने मतलब उस फिल्म पे काम करना अपने आप में बहुत साहस का काम है। उसमें वो अछूत लड़की का रोल करती है। आप समझिए कि आज से लगभग 70-80 साल पहले की कहानी है, शायद उससे ही पहले की। कितना साहस का काम रहा। टैगोर परिवार की लड़की होने की वजह से शायद वो कर पाए। शर्मिला टैगोर का जीवन देखिए। तो ये किताब भी मेरे ख्याल से पढ़नी चाहिए। और रविन्द्रनाथ टैगोर लाइफ जो आपको एडवर्ड थॉमसन की है वो भी आप देख सकते हैं। तो इन किताबों को आपको पढ़ना चाहिए। और इस विमर्श किसी भी मेरा सजेशन, आखिरी सजेशन ये है कि किसी भी व्यक्ति के लेखन को अगर आप पढ़ते हैं, इवन बाबा साहब को पढ़ते हैं, गांधी को पढ़ते हैं, तो ये देख लीजिए कि उन्होंने कब लिखा, उस समय देश दुनिया में क्या हो रहा था और उस व्यक्ति के जीवन में क्या हो रहा था। ये तीन चीज़ें, लिखा हुआ टेक्स्ट, व्यक्ति का जीवन और इतिहास का वो क्षण, इतिहास का वो कालखंड जब ये लिखा जा रहा है। इसके साथ आप किसी भी अगर साहित्य को, टेक्स्ट को, फिलॉसफी को, आइडिया, थ्योरी, किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे तो बेटर तरीके से आप पढ़ पाएंगे। वरना आपको समझ में नहीं आएगा। गोरा अगर आप इस संदर्भ के बगैर रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन की जो पीड़ा है, उनका जो अपमान है, नीच कैटेगरी के होने का जो अपमान है, इस अपमान के बगैर आप गोरा को पढ़ेंगे तो गोरा आपको लगेगा कि मतलब एक कहानी है, बड़ी दिलचस्प कहानी है, प्रेम है, घृणा है, सब है, बड़ा रोमांचक कहानी है, आपको रोमांचक कहानी लगेगी वही। लेकिन आप रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन के साथ उसको आप सिचुएट करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो आदमी क्या लिख रहा है। तो फिलहाल मुझे आपको यही कहना है। और बहुत बहुत हैप्पी रीडिंग। आप ये सब अगर पढ़ सकते हैं, गोरा उपन्यास मेरे ख्याल से आप रविन्द्रनाथ टैगोर का ज़रूर लेकर पढ़ें। आपको वो समझ में आएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर कौन व्यक्ति थे और उन्होंने ये क्यों लिखा। बहुत बहुत शुक्रिया।